नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। अभिनीश सुराणा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज आपके बीच मैं पुनः हिंदी विषय का एक वीडियो लेकर के आया हूँ और प्रश्न पत्र, मीडिया लेखन एवं अनुवाद है। आपके सेमेस्टर की चौथी इकाई में इस प्रश्न पत्र के साहित्यिक अनुवाद के सिद्धांत एवं व्यवहार यह अध्याय है। उसी के अंतर्गत सारा अनुवाद एक पाठ है। आइए हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। हम ये देखते हैं कि सारा अनुवाद नाम में ही छिपा हुआ है कि ऐसा अनुवाद जो सार रूप में हो। तो ये अनुवाद का अभिप्राय क्या है, अनुवाद और सारा अनुवाद में अंतर क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम ये देखते हैं कि मानव संस्कृति में आवश्यकता अनुसार अनुवाद कार्य कई प्रकार से प्रारंभ हुआ और मूलनिष्ठ अनुवाद कार्य से संभवतः सारा अनुवाद ही अनुवाद का प्रथम रूप रहा होगा। सारा अनुवाद का अर्थ तो स्वयं इस शब्द में ही निहित है, अर्थात स्रोत भाषा के लेख के संक्षिप्त रूप का अनुवाद, परंतु उसके ऐसे संक्षेप का जो मूल में वर्णित सभी बिंदुओं को पर समुचित प्रकाश डालता। सारा अनुवाद में भी स्रोत के समय मर्म बिंदुओं को समेटते हुए उसका निरूपण दूसरी भाषा में करना बहुत बाद में आया होगा। तब जब भाषा के प्रयोग आलेखन के रूप में आरंभ हुआ। उसके पहले भी दो विभिन्न बोलियां बोलने वाले लोग जब मिलते होंगे तो कैसे बात करते होंगे, इसकी कल्पना के प्रत्युत्तर में हम यही कह सकते हैं कि ऐसी भेंट वार्ता को समझने तथा समझाने के माध्यम संकेत रहे होंगे। और एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के बातों को समझने के लिए संकेत रूपों में ही बात करते रहे होंगे। तत्पश्चात जब भी दो ऐसी भाषाओं के जानकारों को कभी एक दूसरे की भाषा बोली से अनजान दो लोगों के बीच उपस्थित होने का अवसर मिला होगा, तो उन्होंने उन दोनों को ही एक दूसरे की बातें एक दूसरे की भाषा के अनुवाद करके ही समझाई होंगी। ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं था कि माध्यम एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बताते समय बातों को के हर बिंदु पर प्रकाश डालने की आवश्यकता को समझते हैं। वह भी एक दूसरे को एक दूसरे की बातें सरसरी तौर पर से ही समझाते रहे होंगे। अतः ऐसे लोग ही इस संसार में पहले अनुवाद कहे जाने योग्य हैं। कालांतर में इन माध्यमों की आवश्यकता और बढ़ी। शासकों और उनके दरबार में दूसरे भाषाभाषी लोग आते रहे होंगे। दो भाषा जानने वाले लोगों की विशेष पूछ रही होगी। उस समय सारा अनुवाद का रूप कुछ बदला होगा और उन तत्वों का भी वाहक बना होगा जिनकी हम सारा अनुवाद से आज अपेक्षा करते हैं। लेखन कला के अभ्युदय के बाद सारा अनुवाद के स्वरूप का और भी स्वगठित होना स्वाभाविक है। एक लंबी बात को उसके हर पहलू पर विचार करते हुए समझना, फिर उसके
हर पहलू के मर्म को समझकर दूसरी भाषा में प्रकट करना सारा अनुवाद ही था। मानव जाति का विभिन्न भाषा भाषी लोगों के साथ होने वाले संक्रमण तथा सम्मिलन ने अनुवाद की रूपरेखा सारा अनुवाद के रूप में ही रखी या उसकी रचना की। भाषाओं की परिकल्पना तथा राजभाषा में प्राप्त प्रतिवेदनों को पूरी तरह से न पढ़ पाने परंतु उनको उनके संपूर्ण रूपों में समझ लेने की क्रिया का कारक सारा अनुवाद ही बना। निश्चित रूप से किसी भी आलेख का दूसरी भाषा में अनुवाद इसी क्रिया के समानांतर रूप में अग्रसर हुआ। इस व्यावहारिक स्थिति के आ जाने के बाद ग्रंथों के अनुवाद कार्य का आविर्भाव हुआ। मनुष्य की ज्ञान पिपासा ने दूसरी भाषाओं की रचनाओं को टटोला और उनके अनुवाद भी किए तथा सारा अनुवाद भी। कभी आवश्यकता अनुसार किसी पूरे आलेख को समझने की जिज्ञासा होती है तो कभी उसके सार को समझ लेने से ही काम चल जाता है। प्रायः ऐसा सदा से होता रहा है, आज भी यह होता है। प्रशासनिक कार्य व्यवहार में तो यह नित्य का ही कार्य है। जब किसी अधिकारी को अपने सामने रखी फाइल या थीसिस को पढ़ने का समय नहीं होता है तो वह उसके प्रपत्रों के सारा अनुवाद की अपेक्षा करता है। यह कार्य छोटे स्तर से लेकर मंत्रिमंडलीय स्तर तक होता है। बड़ी बड़ी पुस्तकों के संक्षिप्त सारा अनुवाद भी बाजार में देखे गए। सारा अनुवाद को पूरी तरह आशु कार्य भी नहीं समझना चाहिए, लेकिन आशु कार्य के रूप में वह वर्तमान संचार संस्कृति में बहुत आता है। प्रायः समाचार पत्रों में राजनीतिज्ञों, राजनयिकों, नेताओं, धर्म उपदेशकों के भाषण, उपदेशों, प्रवचनों आदि के सारा अनुवाद प्रकाशित होते रहते हैं, तो जो शीघ्रातिशीघ्र संवाददाताओं के द्वारा संचार माध्यमों को उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रायः एक दूसरी भाषा से अनभिज्ञ राजनीतिक, राजनयिक, राजनेता के सम्मेलनों में उनमें वार्तालाप का सारा दारोमदार उन दोनों की भाषाओं के जानकार माध्यमों, जिन्हें हम दुभाषिया कहते हैं, उन पर होता है। यह पूरा आशु अनुवाद होता है, जिनमें अनुवादक की जरा सी असावधानी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। प्रायः आजकल बहुपृष्ठीय पुस्तकों के संक्षिप्त अनुवाद एब्रिज्ड संस्करण होने लगे हैं। इन्हीं संक्षिप्तों का अनुवादीकरण ही सारा अनुवाद होता है। ऐसे अनुवाद प्रायः पाठ्य पुस्तकों के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। प्राचीन काल के महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथों के भी सारा अनुवाद संस्करण किए गए हैं। आधुनिक युग एक महाव्यस्त युग है। इसमें महाकाव्य ग्रंथों को पढ़ने और समझने का समय बहुत कम लोगों के पास ही होता है, अतः सारा अनुवादों को पसंद किया जाता है। सारा अनुवाद में स्रोत कृति के मूल भावों की रक्षा करना पड़ता है। अभिष्ट होता है इसके लिए, जो सारा अनुवादक के लिए एक बहुत कठिन कार्य है। निश्चित रूप से अनुवादक द्वारा मूल विवरण के मुख्य बिंदुओं की अवहेलना नहीं की जा सकती। कई बार मूल पाठ में मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सूत्र वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अनुवादकों को इनकी रक्षा करने में प्रायः कठिनाई होती है, क्योंकि इनकी संभावी लोकोक्तियाँ, मुहावरे और सूत्र आदि लक्ष्य भाषा में नहीं होते।
इसके अतिरिक्त भले ही कोई अनुवादक किसी ग्रंथ, वचन, भाषण आदि का सारा अनुवाद कर रहा हो, लेकिन उसे अनुवाद कार्य में अपेक्षित विषय बंधन से मुक्त होने की स्वतंत्रता नहीं होती। कहीं कहीं अनेक विवरण ऐसे होते हैं जिनको अनुवादक भावानुवाद द्वारा एक दूसरे से संबद्ध करता है, परंतु ऐसे स्थलों को भाव प्रवाही बनाए रखने का उसका कर्तव्य होता है। इसी कारण हम सारा अनुवाद को स्रोत विषय की अवयवी रूपरेखा भी कह सकते हैं। मुझे आशा है या विश्वास है कि आपको सारा अनुवाद क्या है यह समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।